ये 4D का आपको यहाँ पे 4DR का यहाँ पे आपको ऐसे है ये खंड 2 के अंतर्गत आपको खंड 2 के अंतर्गत यहाँ पर हम सिविल सेवा परीक्षा में निबंध को देखते हैं कि इसके तरीके क्या है उनके अनुसार जिन्होंने लिखा है। देखिए यहाँ पर इस भूमिका तथा इस भूमिका में देखिए इस भूमिका निबंधों में व्यक्त विचार पूर्णतः लेखक के निजी विचार है। ये निबंध लेखक द्वारा तैयारी के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों हेतु नमूनिक तौर पर लिखे गए हैं। सिविल सेवा परीक्षा में निबंध के प्रश्न पत्र की प्रासंगिकता और महत्व के संबंध में किसी को कोई संदेह नहीं है। दरअसल निबंध का यह 250 अंकों का प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा के नवीनतम पैटर्न पर सफलता की एक बड़ी अनिवार्यता बनकर उभरा है। सिविल सेवा परीक्षा 2014 की टॉपर ईरा सिंह और मुझे नाम मत लीजिए 2014 की टॉपर और मुझे दोनों के निबंध में 160 अंक प्राप्त हुए हैं। जो अभी तक देखिए जो अभी तक प्राप्त अधिकतम जानकारी के मुताबिक सर्वाधिक अंक है। सुखद तथ्य है कि मेरे द्वारा हिंदी माध्यम में लिखे गए निबंधों को भी सुश्री के अंग्रेजी माध्यम में लिखे गए निबंधों के बराबर अंक प्राप्त हुए। इससे अनिवार्य तौर पर तो नहीं पर सामान्य तौर पर यह जरूर माना जा सकता है कि निबंध के प्रश्न पत्र में भाषा कोई समस्या नहीं और यदि बेहतर और सटीक रणनीति बनाकर अच्छे निबंध लिखे गए तो श्रेष्ठ अंक हासिल किए जा सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर देखिए कि 160 अंक एक मिनट इसमें देखिए कहा गया प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि निबंध उन 7 प्रश्न पत्रों की तरह ही 250 अंकों का एक प्रश्न पत्र है जिसके अंक मुख्य परीक्षा के कुल स्कोर 1750 अंक में जोड़े जाते हैं। पर बारीकी समझने पर यह बात सामने आती है कि निबंध का प्रश्न पत्र इसमें प्राप्त होने वाले अंकों के लिहाज से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी है। निबंध के प्रश्न पत्र मिले गत वर्षों के अंक यह बताते हैं कि निबंध में प्राप्त अंकों की रेंज बहुत व्यापक है। इसका अर्थ है कि एक और जहां यह प्रश्न पत्र 50 या उससे भी कम अंकों का स्कोर दे देता है, वहीं दूसरी और कुछ लोग इसमें 150 या उससे अधिक अंक भी प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह यह 100 अंकों का गैप न केवल आपकी रैंक को प्रभावित करता है बल्कि अंतिम रूप से आपके चयन में भी निर्णायक हो जाता है। देखिए अत्यधिक निर्णायक हो जाता है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि निबंध उन 7 प्रश्न पत्रों की तरह ही 250 अंकों का एक प्रश्न पत्र है जिसके अंक मुख्य परीक्षा के कुल स्कोर 1750 में जुड़ जाते हैं। पर बारीकी समझने पर यह बात सामने आती है कि निबंध का प्रश्न पत्र इसमें प्राप्त होने वाले अंकों के लिहाज से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी है। निबंध के प्रश्न पत्र में मिले गत वर्षों के अंक ये बताते हैं कि निबंध में प्राप्त अंकों की रेंज बहुत व्यापक है। इसका अर्थ है कि एक और जहाँ यह प्रश्न 50 या उससे भी कम अंकों का स्कोर दे सकता है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसमें 150 या उससे अधिक अंक भी प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह यह 100 अंकों का गैप न केवल आपकी रैंक को प्रभावित करता है बल्कि अंतिम रूप से आपके चयन में भी निर्णायक हो जाता है। फिर यहाँ देखिए क्या कि अत्यधिक महत्व और बढ़ती प्रासंगिकता के बावजूद एक दिलचस्प पहलू यह भी कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा सर्वाधिक उपेक्षित सा प्रश्न पत्र है जिसके 43 से लेकर इसमें प्रदर्शन तक प्रतियोगी एक निश्चितता या उपेक्षा के भाव से इसे ढील करते हैं। कई अभ्यर्थी तो अपनी तैयारी की पूरी अवधि के दौरान पहला आत्मनिष्ठ सब्जेक्ट पूरी अवधि के दौरान निबंध सीधे मुख्य परीक्षा केंद्र पर जाकर ही लिखते हैं। कई अभ्यर्थियों का यह भी मानना है कि चूंकि यह प्रश्न पर अत्यधिक आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव प्रकृति का और इसकी तैयारी का कोई स्पष्ट फॉर्मूला नहीं है, अतः इसकी तैयारी में समय देने का कोई लाभ ही नहीं है। मेरी समझ निबंध के प्रश्न पत्र की यह घोर उपेक्षा अविवेकपूर्ण और कदाचित आत्मघाती है। यदि मैं अपनी रणनीति और तैयारी की समग्र प्रक्रिया के संदर्भ में बात करूँ तो यह सत्य है कि मेरी रणनीति में निबंध का अति महत्वपूर्ण स्थान रहा है और मैं इसकी तैयारी को प्राथमिकता रखता रहा हूँ। सौभाग्य से उसका सुफल मुझे प्राप्त भी हुआ और मेरी श्रेष्ठ रैंक में इस प्रश्न पत्र ने बेहद प्रभावी भूमिका भी निभाई है। यद्यपि निबंध एक आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव प्रकृति का प्रश्न पत्र और उसकी तैयारी करने का कोई रटा फॉर्मूला नहीं हो सकता, साथ ही इसके प्राप्तांकों को लेकर कोई सटीक भविष्यवाणी कर पाना भी उचित नहीं है। फिर भी कुछ ऐसी प्रविधि
फिर कुछ ऐसी प्रविधियाँ, तकनीकें और तथ्य ज़रूर हो सकते हैं जो निबंध के प्रश्न पत्र में न केवल बेहतर प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, बल्कि मेरी समझ में कम से कम यह तो सुनिश्चित कर ही सकते हैं कि एक अभ्यर्थी को औसत से बेहतर अंक प्राप्त हो। यह मेरा विश्वास है कि निबंध को समुचित तैयारी और सटीक रणनीति से इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र में बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जा सकता है। इस लेख के माध्यम से मेरा प्रयास है कि मैं इस निबंध के प्रश्न पत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कुछ कारगर उपाय और रणनीति पर चर्चा कर इसे अपेक्षाकृत वस्तुनिष्ठ और सरल बनाने का प्रयास करूँ या कोशिश करूँ। इस लेख के माध्यम से मैं सबसे पहले निबंध के प्रश्न पत्र से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करते हुए इस प्रश्न पत्र से जुड़ी विविध उलझनों के निराकरण की कोशिश करूँगा। सबसे पहले समझे कि संघ लोक सेवा आयोग की इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया कि आधिकारिक पाठ्यक्रम देखिए, आपको आधिकारिक पाठ्यक्रम के अनुसार उम्मीदवारों को विविध विषयों पर निबंध लिखने होंगे। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें तथा अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखे। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के अंक प्रदान किए जाएंगे। आइए सबसे पहले निबंध के इस निर्धारित पाठ्यक्रम का अभिप्राय समझने की कोशिश करते हैं। उपयुक्त परिणाम 4 बिंदुओं पर बल दिया गया। पहला आपको देखिए विषय पर ही केंद्रित रहना। दूसरा, विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करना। तीसरा, संक्षेप में लिखना। चौथा, प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति। यद्यपि निबंध के प्रश्न पत्र की तैयारी के कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, पर उपयुक्त 4 बिंदु निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। पहले कि विषय पर केंद्रित रहना। निबंध लेखन में बेहतर प्रदर्शन का मंत्र है विषय की मूल भावना से स्वयं को जुड़े रखना। संपूर्ण निबंध का झुकाव निरंतर विषय की ओर बने रहना चाहिए और परीक्षक को ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होना चाहिए कि आप विषय से भटक गए। प्राय निबंध के विषय बहुत समान है पर अमूर्त किस्म के होते हैं। यदि किसी विषय विशेष के सभी पहलुओं सकारात्मक एवं नकारात्मक को कवर करते हुए विचारों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो अच्छे अंक हासिल करना कोई कठिन कार्य नहीं है। यहाँ देखिए एक खास बात जो विषय पर ही केंद्रित रहना निबंध लेखन में बेहतर प्रदर्शन का मंत्र है। निबंध लेखन में बेहतर प्रदर्शन का मंत्र है विषय की मूल भावना से स्वयं को जोड़े रखना। संपूर्ण निबंध का झुकाव निरंतर विषय की ओर बने रहना चाहिए और परीक्षा को ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होना चाहिए कि आप विषय से भटक गए हैं। प्राय निबंध के विषय बहुत समान पर अमूर्त किस्म के होते हैं। यदि किसी विषय विशेष के सभी पहलू सकारात्मक और नकारात्मक को कवर करते हुए विचारों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो अच्छे अंक हासिल करना कोई कठिन कार्य नहीं है। देखिए विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करना। दरअसल निबंध न केवल हमारी लेखन शैली का प्रतिबिंब है बल्कि यह हमारे अब तक के अर्जित ज्ञान, अनुभव और चिंतन प्रक्रिया का भी निचोड़ प्रस्तुत करता है। अगर हमारे सोचने का ढंग अव्यवस्थित और उलझाऊ होगा तो इसका प्रभाव हमारे निबंध पर भी पड़ेगा। बहुत से अभ्यर्थी विचारों की दृष्टि से बहुत समृद्ध और अनुभवी होते हैं पर निबंध लिखते समय उन विचारों को क्रमबद्ध सुनियोजित एवं व्यवस्थित तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा की प्रवृत्ति से बचने की कोशिश करें। विचारों को सुनियोजित ढंग से व्यक्त करने के एक संक्षिप्त रूपरेखा बना लेना हम हमेशा बेहतर रहता है। इस रूपरेखा में आप विषय के विभिन्न संभावित पहलुओं के साथ साथ कुछ प्रासंगिक उदाहरणों, उक्तियों एवं पंक्तियों को भी शामिल कर सकते हैं। संक्षेप में लिखना। कम लिखे पर प्रभावी लिखे। ध्यान रखें अति हर चीज़ की बुरी होती है, अति सर्वत्र वर्जित है। चूँकि अब 3 घंटे के निर्धारित समय में 2 निबंध लिखने होते हैं, अतः निर्धारित शब्द सीमा को उल्लंघन करने से बचें। पैराग्राफ में लिखे और बहुत लंबे पैराग्राफ न बनाएं। संक्षेप में लिखना और कम शब्दों में अधिक कहना एक कला है और यह निबंध लेखन में ही नहीं बल्कि अभिव्यक्ति के अन्य तरीकों यथा संवाद, भाषण, साक्षात्कार, परिचर्चा और व्याख्यान सभी में काम आती है। देखिए आपको कहा गया कि संक्षेप में लिखना। देखिए यहाँ पर जब आपको कहा गया कि संक्षेप में लिखना, एक बार फिर से देखते हैं कि कम लिखे पर प्रभावी लिखे। ध्यान रखें अति हर चीज़ की बुरी होती है, अति सर्वते वर्जित। चूँकि देखिए यहाँ पर क्या चूँकि अब 3 घंटे के निर्धारित समय में 2 निबंध लिखने होते हैं, अतः 3 घंटे के निर्धारित समय में 2 निबंध लिखने होते हैं, अतः निर्धारित शब्द सीमा को उल्लंघन करने से बचे। पैराग्राफ में लिख और बहुत लंबे पैराग्राफ ना बनाए। संक्षेप में लिखना और कम शब्दों में अधिक कहना एक कला है और वह निबंध लेखन में ही नहीं बल्कि अभिव्यक्ति के अन्य तरीकों यथा संवाद, भाषण, साक्षात्कार, परिचर्चा और व्याख्यान सभी में काम आती है।
सभी में काम आती है प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति यहाँ पर देखिए कि प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति। देखिए अभिव्यक्ति एक अच्छे निबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। एक बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल उपयुक्त तीनों बिंदुओं को समझकर निबंध लिखते समय उनका समावेश करना निबंध को प्रभावी और सटीक बनाता है। आयोग द्वारा निर्धारित इन 4 बिंदुओं की कसौटी पर खरा उतरने के लिए अग्रलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला देखिए प्रवाह की बात आपको यहाँ पर की गई है। प्रवाह की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर देखिए प्रवाह की बात निबंध लेखन का सबसे आकर्षक पक्ष है निबंध का प्रवाह फ्लो। यदि निबंध में एक सहज प्रवाह होगा तो प्रेक्षक की रुचि आरंभ से लेकर अंत तक निबंध में बनी रहेगी और यह निश्चित तौर पर अंकदायी होगी। पर प्रश्न यह है कि आखिर निबंध लिखते समय प्रवाह कैसे बनाए रखें। दरअसल निबंध विचारों को व्यवस्थित सुनियोजित और क्रमबद्ध प्रस्तुति का लिहाजा विचारों को व्यक्त करते समय उनके मध्य निहित अंत संबंध को पहचानने की कोशिश करें और सुनिश्चित करें कि यह अंत संबंध आपके निबंध में झलके। जब एक पैराग्राफ का अंत होता है तो कोशिश करें कि अगले पैराग्राफ की शुरुआत पहले पैराग्राफ के अंत से जुड़ी हो यानी दोनों में एक सहज संबंध होना चाहिए। प्रेक्षक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कहीं से कुछ भी अव्यवस्थित ढंग से लिखे जा रहे हैं। निबंध में यह प्रभाव निरंतर अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। देखिए संतुलित दृष्टिकोण मध्यम मार्ग से बोलते हैं। विचारधारा और दृष्टिकोण सबके अलग अलग हो सकते हैं पर सत्य इन सभी विचारधाराओं के बीच में कहीं निहित होता है। अतः दो विपरीत ध्रुवों पर जाने के बजाय एक संतुलित और अव्यवहारिक पक्ष लेना हमेशा बेहतर होता है। देखिए विशेषकर निष्कर्ष लिखते समय देखिए बुद्ध का मध्यम मार्ग मिडिल पाथ यहाँ विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। देखिए विषय वस्तु का व्यापक दायरा सभी पहलुओं कवर करना। देखिए अभिव्यक्ति तभी प्रभावी और सटीक हो सकती है जब आपका कथ्य अच्छा और व्यापक हो। देखिए यहाँ पर विचारों पर हावी संकीर्णता से बचते हुए कोशिश करें। संतुलित दृष्टिकोण अपना कर चीज़ों को समग्रता में देखिए। इसके लिए निबंध के विषय में निहित विभिन्न पहलुओं पक्षों को पहचानना और उन पर सुनियोजित ढंग से चर्चा करना निबंध को प्रभावी बना सकता है। अकादमिक जगत में यह युग अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज का है। ज्ञान के विभिन्न आशंका विषय अनुशासन परस्पर अंत संबंधित है। यह कुछ वैसा ही है जैसे हमारे सिविल सेवा पाठ्यक्रम में समान अध्ययन के विभिन्न हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि ज्ञान के विभिन्न आयामों के बीच परस्पर जुड़ाव और इन सब के एक दूसरे को प्रभावित करने की ताकत को समझने के बाद हम पाते हैं कि निबंध दरअसल विषय विशेष का उसके सही प्रासंगिक पहलुओं को कवर करते हुए सुनियोजित एवं व्यवस्थित विस्तार है। निबंध की विषय वस्तु के दायरे को व्यापक करने और इसके सुनियोजित विस्तार के लिए इसके विभिन्न पहलुओं का समझना जरूरी है। किसी विषय विशेष कुछ संभावित पहलू अनिवार्य तौर पर नहीं इस प्रकार हो सकता है। पहला सामाजिक सोशल, दूसरा सांस्कृतिक या साहित्यिक कल्चर या लिटरेरी जिसे बोलते हैं, आर्थिक इकोनॉमिक जिसे बोलते हैं, राजनीतिक प्रशासनिक प्रबंधक या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजेरियल, दार्शनिक फिलोसॉफिकल धार्मिक या आध्यात्मिक रिलीजियस स्पिरिचुअल, वैज्ञानिक या तकनीकी साइंटिफिक टेक्निकल, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल, भौगोलिक जियोग्राफिकल, कूटनीतिक डिप्लोमेटिक, जनसांख्यिकी डेमोग्राफिक, पर्यावरणीय या पारिस्थितिकीय एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल। फिर देखिए लैंगिक मतलब जेंडर बेस आदि। देखिए इस सूची को अपने मानस पटल पर रखकर विषय के विभिन्न पक्षों को सुव्यवस्थित तरीके से उभारा जा सकता है। साथ इन बातों को भी ध्यान में रख सकते हैं कि समस्याओं के सही पहलू को समझने की कोशिश करें। हमारा प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा गाँव शहर से शुरू होकर जिला राज्य होते हुए देश और फिर विश्व तक जाता है। अतः समस्याओं को उनके सभी स्तरों पर देखें। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है कि वंचित वर्गों का कल्याणकारी राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी है। एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारे अंदर इन वर्गों के प्रति एक संवेदनशीलता और जागरूकता का विकास होना चाहिए। ये वंचित या हाशिए पर मौजूद वर्ग इस प्रकार हो सकते हैं जिन्हें साथ लेकर ही समावेशी विकास लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। पहला अनुसूचित जाति या जनजाति, दूसरा अनुपिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग या दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, सीमांत कृषक एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूर। फिर आपको थर्ड जेंडर। वेद के विकास के कुछ मानक या कसौटियाँ हो सकती है जिनके माध्यम से विषय का सार्थक विकास किया जा सकता है। जैसे देखिए आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, स्वच्छता, न्याय, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण, संचार एवं परिवहन आदि।
फिर देखिए यहाँ पर जो देखिए समग्रता एवं दूसरों के विचार दूसरों के विचार का सम्मान, चीज़ों को उनकी समग्रता टोटलिटी में देखने की कोशिश करें। ज्ञान बहुआयामी और बहुपक्षीय, ज्ञान बहुआयामी और बहुपक्षीय है। किसी एक यहाँ पे जो कहा गया देखिए किसी एक बात को पकड़ कर किसी एक बात को पकड़ कर उसी पर बल देना और बाकी महत्वपूर्ण पक्षों को अनदेखा करना समझदारी नहीं कहा जा सकता। एक हाथी के साथ अलग अलग हिस्सों को छू कर हाथी को वैसा ही समझने वाला 7 अंधों का उदाहरण याद रखे। हाथी केवल पूँछ या सूंड ना होकर हाथी केवल हाथी केवल पूँछ या सूंड ना होकर स्वयं एक संपूर्ण इकाई है। इसी पर अपनी बात को सर्वश्रेष्ठ ना मानकर दूसरों की बातों का भी सम्मान करना सीखे। महावीर के अनेकतावाद, अनेकांतवाद और स्यादवाद के सिद्धांत को ध्यान में रखे सभी के दृष्टिकोण का सम्मान करना और विषय को समग्रता में देखना निबंध को व्यापक, संतुलित और बहुआयामी बनाता है। देखिए भूमिका और निष्कर्ष की बात देखिए भूमिका और निष्कर्ष लिखने के तरीकों को लेकर बहुत से ऊहापोह और उलझनें होती है। दरअसल भूमिका लिखने का कोई तय फॉर्मूला ना तो है और ना ही होना चाहिए। भूमिका लेखन में नैतिकता जरूरी है। कुछ लोग किसी उक्ति या उदाहरण से शुरुआत करते हैं तो कुछ लोग किसी कहानी से, कुछ विषय की पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हैं तो कुछ विषय की आधारभूत जानकारी से। आप इनमें से या इनके अतिरिक्त कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। बस इतना अवश्य सुनिश्चित करें कि भूमिका दूरदर्शी, विजनरी और प्रभावी इफेक्टिव हो। भूमिका लिखने के बाद निबंध के विषय का विस्तार करते हुए निरंतर प्रभाव बनाए रखें। अंत में निष्कर्ष लिखना ना भूलें। निष्कर्ष लिखने के भी अनेक ढंग हो सकते हैं, पर कोशिश करें कि अतिवाद से बचते हुए संतुलित एवं विनम्र राय रखें। अतिशय देखिए आप अतिशय भावुकता उग्रता देखिए अतिशय भावुकता उग्रता से लाभ मिलना संदिग्ध ही होता है। यदि संभव हो तो सकारात्मक नजरिया अपनाते हुए आशावादी बने रहे और निराशापूर्ण निष्कर्ष लिखने से बचे। देखिए लेखन शैली एवं प्रस्तुतिकरण की बात यहाँ पर की गई है। लेखन शैली या प्रस्तुतिकरण की बात देखिए भोजन कैसा बना है और कैसे परोसा गया है, वे ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर स्वादिष्ट भोजन को अच्छे ढंग से परोस भी दिया जाए अगर स्वादिष्ट भोजन को अच्छे ढंग से परोस भी दिया जाए तो सोने का सुहागा हो जाता है। यदि आपके विचार, तथ्य और तर्क श्रेष्ठ और प्रभावी हैं तो उनका प्रस्तुतिकरण भी प्रभावी होना चाहिए। यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को पठनीय हस्तलिपि लीजिबल हैंडराइटिंग को छोड़कर प्रस्तुतिकरण की शैली को लेकर स्पष्ट और तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। परंतु फिर भी मेरी समझ में यदि निम्नलिखित बात का ध्यान रखा जाए तो प्रस्तुतिकरण को बेहतर बनाया जा सकता है। पहला देखिए पैराग्राफ बनाकर लिखे। पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा ना हो। उत्तर पुस्तिका के एक पृष्ठ पर 2 से 3 पैराग्राफ होना अच्छा प्रभाव छोड़ता है। फिर देखिए आपको देखिए व्याकरण की अशुद्धियाँ परीक्षा को नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अतः सामान्यतः भाषा की त्रुटियों से बचे और वर्तनी का ध्यान रखें। देखिए आपको व्याकरणिक शुद्धता का अभिप्राय शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं है। वह सरल और सहज हिंदी का प्रयोग करें। प्रसंगानुकूल उर्दू के शब्द प्रभाव बनाए रखने में सहायता ही करते हैं, पर ध्यान रखें कोई शब्द जानबूझकर थोपा हुआ ना लगे। जहाँ तक तकनीकी परिभाषित शब्दों के प्रयोग का प्रश्न है तो जरूरत पड़ने पर उनका प्रयोग कर सकते हैं। भाषा के प्रयोग के दौरान हमेशा ध्यान रखें कि भाषा यांत्रिक या कृत्रिम ना होकर सहज और नैसर्गिक होनी चाहिए। हस्तलिपि हैंडराइटिंग को लेकर कई अभ्यर्थी चिंतित रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अच्छी हैंडराइटिंग प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुतिकरण को चार चांद लगा देती है और इसका परीक्षक के मनोविज्ञान पर सकारात्मक असर पड़ता है। पर यह असर कमोबेश थोड़ा ही होता है। यथासंभव स्वच्छ और स्पष्ट लिखे। पठनीयता बनी रहे और परीक्षक को निबंध पढ़ने के अत्यधिक श्रम न करना पड़े। पांचवा यदि उचित समझे तो किसी महत्वपूर्ण बात को रेखांकित अंडरलाइन कर सकते हैं। अब देखिए सूक्तियों व कथनों या उदाहरणों का प्रयोग की बात यहाँ पर की गई है। इसमें देखिए क्या इसमें ये कहा कि सूक्तियों कथनों उदाहरणों का प्रयोग करे या नहीं, तो ये करे तो कितना करे। ये कुछ प्रासंगिक प्रश्न है। मुझे लगता है कि यदि किसी महापुरुष, विचारक, दार्शनिक की उक्ति विषय के अनुरूप में है तो उसका प्रयोग बेझिझक किया जा सकता है। हो सके तो निबंध की रूपरेखा बनाते समय इन सूक्तियों को भी लिख ले। सूक्तियों का प्रयोग प्रसंगानुसार और सहज होना चाहिए। एक सूक्ति निबंध के विषय से मेल खाती हो और थोपी हुई ना लगे। विवादास्पद कथनों को उद्धृत करने से बचे और प्रभाव बनाए रखें। फिर देखिए गुणात्मक, आपके यहाँ पर कहा गुणात्मक सामग्री की बात की। कंटेंट का प्रयोग, जितना गुण डालें उतना ही मीठा होता है। अच्छी और अस्थायी विषय सामग्री निबंध को उत्कृष्ट बनाने में सहायता करती है। अतः भूल कर भी वैचारिक संकीर्णता या हल्कापन प्रदर्शित ना होने दें। पहले आपके लेखन व्यक्त विचारों से जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और सांप्रदायिकता की गंध नहीं आनी चाहिए। दूसरा देखिए आपको
देखिए अब यद्यपि बहुत से विचारक को महापुरुषों के जीवन दर्शन और कथनों से को उद्धृत को देखिए यद्यपि बहुत से विचारक को महापुरुषों के जीवन दर्शन और कथनों को उद्धृत किया जा सकता है, पर कुछ सर्वमान विचारकों यथा अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा, नानक, कबीर, रेदास, तुलसी, गांधी, नेहरू, टैगोर, अम्बेडकर, विवेकानंद, अरविंद आदि को उद्धृत करना सामग्री को गुणवत्ता सामग्री सामग्री की गुणवत्ता को बढ़ाता है। धर्म दर्शन देखिए यहाँ पर धर्म दर्शन अध्याय तक ही सीमित न रहकर इतिहास, भाषा, साहित्य, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन, विधि, प्रशासन आदि विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय एवं पाश्चात्य जगत के श्रेष्ठ विद्वानों को प्रसंगानुकूल उद्धृत किया जा सकता है। बस ध्यान रहे ऐसा करते हुए ज़रूरत से ज़्यादा अकादमिक और बौद्धिक इंटेलेक्चुअल बनने से बचे और सरल और सहज बने रहे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मूल एवं आदर्श और भारतीय संविधान का दर्शन हमेशा हमारा पथ प्रदर्शक और प्रेरणास्रोत है। प्रसंग अनुरूप भारतीय संविधान के उद्देश्य का मूल कर्तव्य, राजनीति, निषेध तत्वों और मूल अधिकारों का संदर्भ लिया जा सकता है। तीसरा देखिए आपको आवश्यकता अनुसार अनुसार अपनी बात की पुष्टि के लिए तथ्यों एवं आंकड़ों का सहारा लेना बेहतर विकल्प है, पर यह इतना अधिक ना हो कि निबंध की सहजता और प्रभाव टूटने लगे। और फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए चौथा बात, जहाँ तक सरकार की नीतियों का आलोचना का प्रश्न है तो मुझे लगता है कि कोई आलोचना करना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। एक बार एक चित्रकार ने एक चित्र बनाकर रेलवे स्टेशन पर टांग और लिख दिया इसमें जो गलतियाँ उसे चिन्हित कर दे। अगले दिन सुबह जब वो स्टेशन पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा चित्र निशानों से भरा हुआ है। चित्रकार ने पुनः एक नया चित्र बनाया, उसी स्थान पर उसे टांग कर उसने लिखा कि इसमें जो भी गलतियाँ हो कृपया उन्हें ठीक भी कर दे। अगले दिन जब वो चित्रकार अपने चित्र को देखने गया तो आश्चर्यजनक रूप से वह ज्यों का त्यों था। देखिए अभिप्राय यह है कि सवाल उठाना सरल है और समाधान सुझाना कठिन है। इसी विख्यात एक प्रसिद्ध कथन, अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम स्वयं ही समस्या हैं। देखिए अतः इस संबंध में मेरी यही राय है कि कल्याणकारी राज्य नागरिकों की बेहतरी के लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाता है, पर उनमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। लिहाजा शिकायतों और विध्वंस संतोषी प्रवृत्ति से बचे और सकारात्मक रवैये से चीज़ों ग्रहण करें। सुधार की सुझाव देना हमेशा अच्छा होता है। अब देखिए विषय चयन की बात यहाँ पर की गई। विषय चयन की जो बात आपके यहाँ पर है, देखिए इसमें जो आपको खास बात आपको कहा गया, देखिए क्या कि निबंध के सही विषय का चुनाव आधी जंग जीता जा सकता है। निबंध के सही विषय का चुनाव आधी जंग जीता। अंग्रेजी में कहावत है वेल बिगन इज हाफ डन। अगर अपनी अभिरुचि और जागरूकता के अनुकूल विषय चुन लिया जाए तो उस पर एक अच्छा निबंध लिखे जाने की संभावना कहीं अधिक बढ़ जाती है। अतः विषय चुनते समय इन बातों का ध्यान रखें। देखिए पहला, जिस विषय के संदर्भ में आपकी अच्छी जानकारी हो उसे चुनना हमेशा बेहतर होता है। जैसे मीडिया पर अपनी ठीक ठाक समझ अंडरस्टैंडिंग होने के चलते मैंने अपनी परीक्षा में क्या स्टिंग ऑपरेशन निजता पर पढ़ा है विषय चुना था। साहित्य, दर्शन, भूगोल, विज्ञान, संस्कृत, इतिहास आदि विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी समझ रखने वाले अभ्यर्थी अपनी समझ और जागरूकता के क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। देखिए विषय फिर आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया, देखिए विषय चुनने वक्त विषय से नज़दीकी जुड़ाव, फैमिलियरिटी को महत्व दे सकते हैं। यदि आप किसी विषय में रुचि रखते हैं और उसे पढ़ते रहते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपका उस विषय क्षेत्र से जुड़ा है। मिसाल के तौर पर मुझे महिला एवं बाल विकास विषय क्षेत्र में खास रुचि है, ऐसे विषय चुनना अच्छा लगता है। देखिए तीसरा, देखिए जिस विषय पर आपके पास पर्याप्त सामग्री एवं उसकी पुष्टि हेतु तक उपलब्ध हो उसे प्राथमिकता दे। निबंध लेखन के अभ्यास के दौरान जिस विषय पर आप कभी निबंध लिखा हो या और यदि उससे मिलता जुलता निबंध परीक्षा में आ जाए तो उसे चुना जा सकता है। क्या करें और क्या ना करें, देखिए उपयुक्त सभी बातों को ध्यान रखने के अलावा भी क्या तैयारी या रणनीति का स्तर पर कुछ और बातें हो सकती है जिनको समझ कर निबंध में बेहतर प्रदर्शन लगभग सुनिश्चित किया जा सकता है। तो मेरी समझ में यह संभव है कि बशर्ते आप इस प्रश्न पत्र की मांग को अनदेखा ना करें और कुछ छोटी बातों का सामान्य तौर पर ध्यान रखें। देखिए पढ़ने और सुनने की आदत हमेशा विचारों को परिपक्व बनाकर सोच का दायरा बढ़ाती है। देखिए भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात कहा गया। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरा उस जगह से बढ़ के सो। अतः पढ़ने लिखने, चर्चा करने और मनन गुणने की आदत बनाए रखे और इसे विकसित करते रहे। वैसे इस पुस्तक में प्रस्तुत निबंध स्वयं
ही भरपूर सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर ज्ञान के स्रोत को सीमित ना करें। अच्छी किताबें पत्रिकाएं पढ़ते रहे और हमेशा सीखने की कोशिश करें। लेखन अभ्यास का कोई विकल्प नहीं है, वह हर सप्ताह निबंध लिखने का अभ्यास जरूर करें और कोशिश करें कि उसका मूल्यांकन करा ले, ताकि तदनुरूप और सुधार किया जा सके। देखिए, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी एक गतिशील और सहभागितापूर्ण तरीका है। साथ ही चर्चा करने के विचार उर्वर और अस्थायी हो जाते हैं। उपनिषद में कहा गया है कि वादे जायते तत्वबोध, वाद विवाद से ही तत्वबोध होता है। देखिए, यहाँ पर ज्ञान अथाह और अत्यंत अनंत है। देखिए, हमने इस महासागर सिर्फ कुछ बूंदे ही चखी है। अतः अजर गगरी छरकत जाए अथवा थोथा चना बाजे घना वाली प्रवृत्ति से दूर है और हमेशा अपने अर्थात ईगो को सीखने की प्रक्रिया में आने दे। देखिए, सुकरात ने कहा था कि मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूँ कि मैं कुछ जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस से बचे, पर अपनी तैयारी और धारणा कन्विक्शन पर भरपूर विश्वास बनाए रखें। जब आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो तदनुरूप सुधार भी करेंगे। तो यह लगभग मत मानिए कि आप एक बेहतर निबंध लिख पाएंगे। देखिए, समय विभाजन का भी ध्यान रखें। अनिवार्य तौर पर दोनों या जो प्रश्न पत्र निर्देशित किया गया हो निबंध लिखे और उन्हें लगभग बराबर समय दे। देखिए, पहले निबंध को यदि 5-10 मिनट अधिक दे दिए जाए तो कोई बड़ी समस्या नहीं है कि कोशिश करें कि प्रश्न पत्र के क्रम में निबंध लिखें। तीसरी बात यहाँ पर कहा गया कि शब्द सीमा का उल्लंघन ना करें। अधिक लिखकर कोई श्रेय प्राप्त नहीं होगा। अंत में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें, किसी भी कीमत पर हार ना माने। देखिए, ना तैयारी के दौरान और ना ही परीक्षा कक्ष में। मेरी कविता सकारात्मक सोच आपके लिए। देखिए, सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हारी बाजी। मन में विश्वास लिए उहापो अटकले उलझने अवसादों का कर अवसान हो। बाधाएं कितने पथ में, चेहरे पर हो बस मुस्कान। अंतर मन में भरी हो ऊर्जा, नई शक्ति का हो संचार। डटकर चुनौतियों से लड़कर जीतेंगे सारा संसार। ले संकल्प सृजन का मन में उम्मीदों से हो भरपूर। धुन के पक्के उस राही से मंजिल है फिर कितनी दूर। जगे ज्ञान और प्रेम धारा पर गूंजे कुछ ऐसा संदेश। नई चेतना से जागृत हो सुप्त पड़ा वो मेरा देश। देखिए, यहाँ पर जो आपको कहा गया है, पहला जो आपको यहाँ पर देखिए पारंपरिक भारतीय परोपकारिता से गेट्स बफेट्स मॉडल तक एक सहज प्रगमन एक रूपावली अंतरण की बात यहाँ पर की गई है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसमें जो आपको यहाँ पर ऐसे है, देखिए यहाँ पे जो कहा गया पारंपरिक भारतीय, इसको समझने का प्रयास कीजिए। पारंपरिक भारतीय परोपकारिता से गेट्स बफेट मॉडल तक एक सहज प्रगमन या एक रूपावली अंतरण है। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम किसी के पाँव से कांटा निकाल कर देखो। देखिए, यहाँ पर अजीम शायर डॉक्टर कुंवर बेचैन ने ये पंक्तियाँ खुद से पढ़े समाज के प्रति अपने श्रोताओं को समझाने में मदद करती है। और ये पंक्तियाँ खुद अजीम शायर डॉक्टर कुंवर बेचैन की ये पंक्तियाँ खुद से पढ़े समाज के प्रति अपने श्रोताओं को समझाने में मदद करती है। और परोपकारिता की अवधारणा की एक बांगी प्रस्तुत कर प्रेरणा प्रदान करती है। पर हमें यह भी समझना होगा कि परोपकारिता है क्या, इसका स्वरूप क्या है, इसका लक्षण कौन से है, इसकी अवधारणा की वस्तुतः प्रासंगिकता क्या है। प्राचीन काल में देखिए, आपको प्राचीन काल से लेकर अधुनातन वैज्ञानिक युग तक इसका विकास किस प्रकार हुआ, इसका वर्तमान स्वरूप क्या है और क्या यह अपने वर्तमान वैश्विक स्वरूप तक किसी सहज प्रगमन द्वारा पहुंची है अथवा किसी आकस्मिक रूपावली अंतरण के माध्यम से। परोपकारिता दरअसल किसी देश या कार्य अथवा समय की सीमाओं से पर एक व्यापक और वैश्विक अवधारणा है। देखिए, आध्यात्मिक जगत से लेकर भौतिक संसार में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक सभी क्षेत्रों में ग्रामीण नगरीय परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर परोपकार का दायरा पर्याप्त विस्तृत है। देखिए, यहाँ पर परोपकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वो देखिए पर प्लस उपकार। देखिए, परोपकार दो शब्दों से मिलकर बना है, पर प्लस उपकार।
पर अर्थात अन्य, देखिए पर अर्थात अन्य और उपकार, यानी कि सहायता और सहयोग करना। देखिए परोपकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है, परोपकार का शाब्दिक अर्थ है दूसरों की सहायता करना। व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो परोपकारिता के फलक का विस्तार अपने मित्र बंधु बांधव, परिचित पड़ोसी के अपने साथ एवं प्रांत के लोग इस देश से लेकर संसार के मनुष्य तक, और उसमें भी आगे पशु पक्षियों, पेड़ पौधे और पर्यावरण के घटकों तक हो सकता है। फिर यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, यहाँ पर जो कहा गया, यदि अंतर्राष्ट्रीय, फिर आपको यहाँ पर आपको है, देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया कि यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में देखें तो प्रचुर प्राकृतिक संपदा से संपन्न राष्ट्र का वंचित राष्ट्र, देखिए यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में देखें तो प्रचुर प्राकृतिक संपदा संपन्न राष्ट्र का वंचित राष्ट्र को धान्य आपूर्ति करना, तकनीकी रूप से पिछड़े देश को तकनीकी के वैज्ञानिक समर्थन उपलब्ध कराना। एक प्राकृतिक मानव जन आपदा की स्थिति में विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रों की मदद, सहायता हेतु हो मसला आदि परोपकारिता के उदाहरण है। ठीक है, आपको फिर देखिए क्या कि राष्ट्रीय, देखिए हम जो कहा गया, यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो प्रचुर प्राकृतिक संपदा से संपन्न राष्ट्र का ये वंचित राष्ट्र को धान्य आपूर्ति करना, तकनीकी रूप से पिछड़े देश को तकनीकी एवं वैज्ञानिक समर्थन उपलब्ध कराना, प्राकृतिक और मानव जन आपदा की स्थिति में विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रों के सहायता हेतु हो मसला आदि परोपकारिता के उदाहरण है। देखिए यहाँ पर क्या कि राष्ट्रीय स्तर पर केदारनाथ त्रासदी जैसे संकट के क्षणों प्रधानमंत्री राहत कोष में भरपूर दान प्राप्त होना, दुर्गम एवं पहाड़ी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर उन्हें अतिरिक्त केंद्रीय अनुदान, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक जनजातीय समुदाय, दुर्गम क्षेत्रों के निवासी महिलाओं, विकलांगजन, ग्रामीण 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों आदि के प्रति संवेदनशीलता विकसित कर आवास योजना, 15 सूत्रीय कार्यक्रम, सबला सक्षम मनरेगा, मध्याह्न भोजन, पेंशन छात्रवृत्ति जैसी लोक कल्याणकारी योजना चलाना, सामाजिक स्तर पर विविध गैर सरकारी संगठनों द्वारा सुदूर क्षेत्र में विकास एवं जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम चलाना, निःशुल्क औषधालय, विद्यालय, अनाथालय, वृद्धाश्रम, संरक्षण गृह, भोजनालय, भंडारे आदि चलाना, आर्थिक स्तर पर मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, जरूरतमंदों की आर्थिक सहायता, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक स्तर पर आध्यात्मिक एवं दार्शनिक स्तर पर साधना द्वारा आपको अनुभूत ज्ञान, बोधि एवं ध्यान की तकनीकों का जन जन में प्रचार, आत्म विकास के साथ साथ सबका विकास, धार्मिक अधिकारों तक सभी वर्गों की समान पहुँच, सांस्कृतिक स्तर पर सबको जोड़कर चलने की संस्कृति विकसित करना, हम सब हमारे का भाव जागृत करना, वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्तर से अंधश्रद्धा निर्मूल हेतु डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की भांति भागीरथ प्रयास करना, वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास हेतु कार्य करना आदि तमाम कार्य परोपकारिता की व्यापक अवधारणा में समाविष्ट हो सकता है। और फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए समाविष्ट हो सकता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि यहाँ तक कि देखिए क्या कि यहाँ तक कि पारंपरिक भारतीय परोपकारिता का संदर्भ है तो यह सब विदित है ही है कि परोपकारिता की भारतीय परंपरा बेहद प्राचीन, सतत एवं समावेशी रही है। प्राचीन भारतीय मिथक हो या पुराण कथाएं, बौद्ध जैन ग्रंथ हो या सूफी किताबें, नानक की गुरुवाणी हो या कबीर के दोहे, भारतीय साहित्य एवं संस्कृति में परोपकारिता के आदर्श एवं उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। महर्षि व्यास के अष्टादश पुराणेषु व्यास्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्यां पापं परपीडनम् के संदेश को लेकर
यहाँ पे क्या कि के संदेश को लेकर आपको के संदेश को लेकर तीर्थंकर महावीर के तीर्थंकर महावीर के नाम के नाम चढ़दी कला के नाम, एक मिनट यहाँ पर क्या कौन सा है, चढ़दी कला तेरे बहाने सर्वदा भरा तक पारंपरिक भारतीय प्रकारिता एक निरंतर लेकिन निरंतरपूर्ण विकासमान स्वरूप उभर कर सामने आता है। यह भारतीय प्रकारिता की परंपरा का यह भारतीय प्रकारिता की परंपरा का उदाहरण रूप है, जहाँ देखिए यह भारतीय प्रकारिता की परंपरा का उदाहरण रूप है, जहाँ देखिए उदाहरण रूप है कि यहाँ राजा शिवी देखिए यहाँ राजा शिवी एक पक्षी को बचाने के लिए अपने शरीर के अंग का त्याग कर देते हैं, तो दूसरी ओर महर्षि दहीची मानवता एवं प्रकृति की रक्षा के लिए अपनी तेजोमयी अस्थियों का दान अपना शरीर त्याग कर देते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध अर्थात बुद्ध अपने चचेरे भाई देवदत्त से एक मासूम हंस को बचाकर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है कि धारणा स्थापित करते, तो कबीर दास नानक दादू रहीम ज्ञानेश्वर नामदेव तुकाराम नरसी चैतन्य महाप्रभु गोरख तुलसी सूर शंकर देव आंडा रबिया मुइदू चिश्ती निजामुद्दीन औलिया शेख सलीम चिश्ती जैसे संत फकीर खुद की परवाह किए बगैर तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद जनमानस में दया करुणा हिंसा सत्य परोपकार संयम त्याग सांप्रदायिक सद्भाव से शाश्वत मूल्यों का प्रसार करने में जुटे होते हैं। देखिए भारतीय दर्शन में सदियों से रचा बसा या प्रकारिता का मूल आज भी इसी कारण से न्यूनाधिक रूप में विकसित होकर उपस्थित होता है। इस मूल्य का असर देश के कोने कोने में गाँव शहर में खुले में धर्मार्थ विद्यालयों फिर के आश्रमों अनाथालयों वृद्धाश्रमों आदि रूप में देखा जा सकता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए देखिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष राष्ट्रीय नेताओं क्रांतिकारियों की शहादत स्वयं परोपकारिता का चरम आदर्श है। जब एक युवा बैरिस्टर देश लौट के गरीबी भूखमरी भेदभाव छुआछूत शोषण का अंतिम सिलसिला देखकर द्रवित हो उठता है, तो अपना संपूर्ण निज एवं पारिवारिक हित त्याग कर धोती एवं लाठी धारण कर स्वयं को समाज के हित में झोंक देता है, तब राष्ट्रपिता गांधी के विराट व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद टैगोर का नाइटहुड उपाधि का परित्याग हो या लाला लाजपत राय का लाठी खाकर प्राण देना परोपकारिता के आदर्श से प्रेरित होकर ही इन महापुरुषों ने व्यापक हित में निज हित को तिरस्कृत किया। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लेकर राज्य की नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल्य कर्तव्यों तक परोपकारिता की संभावना अवधारणा समाहित दिखाई देती है। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आम आदमी के विकास एवं राष्ट्र निर्माण के चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं परोपकारी राज्य के स्वरूप निर्मित करता है। देखिए फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में कोई बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में कोई भी भारतीय परोपकारिता की मौजूदगी आपको दिखाते हैं। आपके यहाँ पर क्या है कि इसमें आपको एक कहाँ पर थे यार, अब देखिए इसमें एक आपको आपको यहाँ पर कि जालियांवाला हत्याकांड के बाद टैगोर का नाइटहुड उपाधि की परित्याग हो या लाला लाजपत राय का लाठी खाकर प्राण देना परोपकारिता के आदर्श से प्रेरित होकर इन महापुरुषों ने व्यापक निज हित को तिरस्कृत किया। महाभारतीय संविधान प्रस्तावना से लेकर राजनीति निर्देशक तत्व एवं मूल्य कर्तव्य तक परोपकारिता की अवधारणा समाहित दिखाई देती है। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आम आदमी के विकास एवं राष्ट्र निर्माण के चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं परोपकारी राज्य का स्वरूप निर्मित करती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भी भारतीय परोपकारिता की मौजूदगी दिखती है, चाहे या वो अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहायता हो या नेपाल भूटान की पनबिजली परियोजनाओं को मदद। फिर देखिए यहाँ पर क्या कि मदद भारतीय
भारतीय परोपकारिता की परंपरा आज भी बरसों कायम है। देखिए भारतीय दर्शन में सदियों से रचा बसा यह परोपकारिता का मूल्य आज भी इसी कारण से न्यूनाधिक देखिए न्यूनाधिक रूप में विकसित होकर उपस्थित होता है। लेकिन इस मूल्य का असर देश के कोने कोने में गाँव शहरों में खुले हुए धर्मार्थ चिकित्सालयों विद्यालयों आश्रमों अनाथालयों वृद्धाश्रम आदि के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में राष्ट्रीय नेताओं एवं क्रांतिकारियों की शहादत स्वयं में परोपकारिता का चरम आदर्श है। देखिए जब एक युवा बैरिस्टर देश लौटकर गरीबी भूखमरी भेदभाव छुआछूत शोषण का अंतिम सिलसिला देखकर द्रवित हो उठता है तब और वो अपना संपूर्ण निज एवं पारिवारिक हित में झोंक देता है। और यहाँ पर क्या अपना संपूर्ण निज एवं पारिवारिक हित त्याग कर एक धोती और लाठी धारण कर स्वयं को समाज के हित में झोंक देता है। तब राष्ट्रपिता गांधी की विराट व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या जहाँ तक पश्चिम देखिए यहाँ पर क्या कि जहाँ तक पश्चिम के गेट्स बफेट मॉडल का प्रश्न है तो यह निसंदेह क्रांतिकारी और युग परिवर्तनवादी पहल है जिसकी शुरुआत विश्व के दो सर्वाधिक धनी व्यक्ति बिल गेट्स और वॉरेन बफेट के निजी प्रयासों से हुई। वैश्विक स्तर पर परोपकारिता के इन दो उदाहरणों से पहले शायद किसी को यह अनुमान था कि ये मानव प्रेमी अपनी अधिकांश अकुल संपत्ति दक्षिण अफ्रीका जैसे पिछले महाद्वीपों को गरीब एवं क्या देखिए यहाँ पर क्या कि आप यहाँ पर जो कहा दक्षिण अफ्रीका से पिछले महाद्वीपों की गरीब एवं साधनहीन जनता के शैक्षणिक विकास रोग उन्मूलन को समर्पित कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने अपनी संपत्ति दान कर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाया जो आज अफ्रीकी एशियाई देशों सहित विश्व में स्वास्थ्य सुधार एड्स नियंत्रण शैक्षणिक उन्नयन की परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसी तरह अमेरिका के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट ने भी जॉय ऑफ गिविंग के आदर्श के अनुरूप अरबों डॉलर की संपत्ति को कल्याणकारी परोपकारिता के कार्यों के लिए त्याग दिया। निश्चित तौर पर गेट्स बफेट मॉडल आज की कलाकार प्रतिस्पर्धा के मशीनी दौर में स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ की मिसाल प्रस्तुत करता है। सवाल यह देखिए यहाँ पर क्या कि सवाल यह है कि गेट्स बफेट मॉडल तक विकसित परोपकारिता की यह परंपरा एक सहज प्रगमन है या एक तीव्र रूपावली अंतर। कुछ लोग इस परोपकारिता के मॉडल को एक विस्तृत देखिए यहाँ पर क्या कि इस सवाल यहाँ पर एक विस्तृत आपको यहाँ पर रहे थे कुछ देखिए यहाँ पर निश्चित रूप से गेट्स बफेट मॉडल आज की कलाकार प्रतिस्पर्धा के मशीन दौर में स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ की मिसाल प्रस्तुत करता है। सवाल यह है कि गेट्स बफेट मॉडल तक विकसित परोपकारिता की परंपरा एक सहज प्रगमन है या एक तीव्र रूपावली अंतरण। कुछ लोग इस परोपकारिता के मॉडल को एक बिल्कुल पृथक और गैर पारंपरिक नवीन मॉडल के रूप में मानते हैं जबकि कुछ दूसरे विद्वानों का मत है कि दरअसल यह मॉडल नया है नहीं है बल्कि पारंपरिक परोपकारिता के मॉडल का ही नवीन पक्षपात संस्करण है। देखिए कोई भी घटना एक वैश्विक समुदाय में आकस्मिक अवतीर्ण न होकर पूर्ववर्ती दार्शनिक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास में परिस्थितियों का पर्याप्त प्रभाव स्वयं में समेटे होती है। यदि गेट्स बफेट मॉडल अपने स्वरूप एवं क्षेत्र विस्तार तथा कार्य संपादन में पर्याप्त रूप से भारतीय परोपकारिता के मदद देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें जो आपको कहा गया कि यद्यपि गेट्स बफेट मॉडल अपने स्वरूप एवं क्षेत्र विस्तार तथा कला संपादन में पर्याप्त रूप से पारंपरिक भारतीय परोपकारिता के मॉडल से भिन्न एवं नवोन्मेषी है परंतु उस पर यहाँ देखिए गेट्स बफेट्स ने देशों जातीयताओं धर्मों भाषाओं संप्रदायों की संकीर्ण सीमाओं क्या अतिक्रमण करते हुए अधिक जरूरतमंद एवं वंचित लक्ष्य समूहों के मध्य अपनी परोपकारी योजनाएं संचालित की। फिर देखिए संस्कृत साहित्य का एक यहाँ पर क्या उक्ति है इसमें एक बार फिर से इसको देखिए थोड़ा सा लाइन मिसिंग लग रहा है हमको। देखिए यहाँ पर क्या कि जॉय ऑफ गिविंग या देने का आनंद दरअसल दार्शनिक रूप में आपको परोपकार्य सत्ता
परोपकार्य सत्ता विभुत्व के दर्शन का ही सहज विकास है। भारतीय परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम के चिंतन का ही यह सहज प्रगमन है कि गेट्स बफेट मॉडल अपनी कल्याणकारी गतिविधियों को अमेरिका तक सीमित न रखकर विश्व के सर्वाधिक पिछड़े एवं गरीब क्षेत्रों तक विस्तृत कर रहा है। अन्यथा यदि गेट्स बफेट मॉडल के अंतर्गत महज उनके देश के भीतर ही विकास कार्य किया जाए तो यह भी परोपकारिता ही कहलाता है। परंतु गेट्स बफेट ने देशों, जातीयताओं, धर्म और संप्रदाय एवं भाषा की संकीर्ण सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए अधिक जरूरतमंद एवं वंचित लक्ष्य समूहों के मत अपनी परोपकारी योजनाएं संचालित की। देखिए, आपको संस्कृत साहित्य में एक उक्ति है, संस्कृत साहित्य में एक उक्ति है, महाजन, देखिए, महाजनों येन गत स पंथा। देखिए, यहाँ जो कहा गया संस्कृत साहित्य में एक उक्ति है, संस्कृत साहित्य में यहाँ देखिए क्या कि संस्कृत साहित्य में एक उक्ति है, महाजनों येन गत स पंथा, अर्थात महाजन लोग जिस राह पर चलते हैं वही श्रेष्ठ एवं अनुकरण करने योग्य मार्ग है। इसी तरह गीता में भी लिखा है कि श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग उसी का अनुकरण करते हैं। क्या यही विशेषता हमें गेट्स बफेट मॉडल में से नहीं दिखाई देती, जहाँ जॉय ऑफ गिविंग के आदर्श के प्रति रुचि में बिल गेट्स के दान के बाद इजाफा दिखाई देता है। वॉरेन बफेट ने भी इसी तरह श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए अपनी संपदा को जनकल्याण हेतु समर्पित किया। यहाँ भी देखिए, यहाँ यह भी ध्यान देने योग है कि पश्चिम का गेट्स बफेट मॉडल पारंपरिक भारतीय परोपकारिता का सहज प्रगमन होकर भी पर्याप्त नवीन, मौलिक एवं नवोन्मेषी उदाहरणार्थ जहाँ भारतीय पारंपरिक मॉडल प्राय त्याग एवं दान की परंपरा तक सीमित रहता है, वहीं गेट्स बफेट मॉडल ने त्याग दान तक स्वयं को सीमित न रखकर उसके उचित उपयोग और कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी, पर्यवेक्षण एवं समीक्षा करते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत ऐसा देखा जाता है कि परोपकार के प्रयास में दान का दुरुपयोग या अनुपयोग होने लगता है। इसके अतिरिक्त गेट्स बफेट मॉडल की कार्य संस्कृति, कॉर्पोरेट कल्चर की कार्य कुशलता, तीव्र निर्णय, प्रोफेशनलिज्म, लक्ष्य आधारित कार्यक्रम निर्माण जैसी आधुनिक मैनेजमेंट युक्तियों से लैस है। यह पद्धति, देखिए यहाँ पर क्या यह पद्धति भी गेट्स बफेट मॉडल की मौलिकता एवं विशिष्टता को स्थापित करती है। इसके अतिरिक्त गेट्स बफेट पारमार्थिक उद्देश्य भारतीय मॉडल से मेल खाता है। यदि प्रभाव की दृष्टि से भी देखें तो रहीम लिखते हैं, रहीमन यो सुख बहुत होता है, रहीमन यो सुख होता है उपकारी के संग, रहीमन यूं सुख होता है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। ठीक इसी तरह गेट्स बफेट मॉडल के क्रियाकलापों परिणाम स्वरूप न केवल उनकी कंपनियों की वैश्विक साख एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई, बल्कि उनकी बैलेंस शीट में भी पहले से मजबूत ही हुई। यही नहीं, इसके साथ ही कॉर्पोरेट जगत जिसे CSR, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व को लागू करने में हिचक होती थी, वो अब परोपकारिता के गेट्स बफेट मॉडल से प्रेरित होकर अपने परोपकारिता के दायित्वों में वृद्धि कर रहा है। लिहाजा पारंपरिक भारतीय परोपकारिता से गेट्स बफेट मॉडल तक परोपकारिता की शाश्वत एवं सार्वभौमिक परंपरा निरंतर विकासमान रही। साथ ही यह कहना होगा कि परोपकारिता के गेट्स बफेट मॉडल ने परोपकारिता के मूल्यों को वैश्विक परिदृश्य पर उभारा है और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत कर नवीनता भी प्रदान की है। फिर आप आगे देखिए यहाँ पर क्या कि शिक्षा, दूसरा देखिए यहाँ पर शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है। इसमें देखिए